बंधुओं बंधुओं प्रणाम। न्यूज नशा के आज के कार्यक्रम में मैं आशुतोष अग्निहोत्री बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की, या कहिए घोषणा पत्र। और भारतीय जनता पार्टी तो इसे घोषणा पत्र भी नहीं कहती, वो संकल्प पत्र कहती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उस संकल्प पत्र या घोषणा पत्र को मैंने देखा आज, तो मुझे संकल्प पत्र से भी ज्यादा मोदी का गारंटी पत्र दिखा। और लगभग वन मैन शो, हर मोदी की गारंटी के साथ मोदी की तस्वीर और मोदी की गारंटियां, वही भाजपा के घोषणा पत्र है। मतलब ये चुनाव मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर या सरकार लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। घोषणा पत्र से ऐसे समझ में आया। चलिए, लेकिन हमने आज इस विषय को उठाया इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी गारंटी पत्र या घोषणा पत्र आज जारी करने का दिन भी उन्होंने जो है बड़ा खास चुना है। और मैं आपको बता दूं, वो खास दिन इसलिए भी चुना है क्योंकि भाजपा, आप ज्यादातर देखेंगे कि वो संकेतों की भाषा से संवाद करने में माहिर है। और आज का दिन भी संकेतों के साथ है, उसका एक लिंक है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, तो इसलिए उन्होंने यह खास दिन चुना। लेकिन मजे की बात यह है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन उन्होंने घोषणा पत्र जारी जरूर किया, लेकिन उस घोषणा पत्र में अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण की बात की थी या प्राविधान किया था, वो आरक्षण शब्द उसमें से गायब है, कहीं नहीं दिख रहा उसमें। हाँ, उन्होंने एक अपने शब्दों में इस बात को लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी समान अवसर देगी, सम्मान देगी। लेकिन डायरेक्ट भी उन्होंने नहीं कहा सीधे कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे या आरक्षण पे उनका स्टैंड क्या है। आज आरक्षण की बात इसलिए भी जो है मौजूद हो जाती है बंधुओं कि हाल ही में एक मोदी जी का वीडियो काफी जो है वो चर्चित हो गया, लोगों ने बहुत देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो आरक्षण के फेवर में कभी नहीं रहे। बाद में उसमें कुछ करेक्शन हुआ और पता ये लगा कि वो वीडियो मोदी जी की अपनी बात उनकी नहीं थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक लेटर की बात कर रहे थे, एक पत्र की बात कर रहे थे, जिसमें ये राय या ये सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया कि भाजपा को बार बार आके अब स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। और उसी क्रम में कल राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, वो चाहते हैं आरक्षण। लेकिन अगर प्रबल समर्थक हैं तो कम से कम पार्टी के घोषणा पत्र या मोदी की गारंटियों में से एक गारंटी ये भी सीधे क्यों नहीं शामिल की गई। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, भोपाल से हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश चतुर्वेदी, और समाजवादी पार्टी से हैं रवीन जी। सबसे पहले मैं रवीन जी के पास जाना चाहूंगा। रवीन जी, ने सीधे आरक्षण लागू या आरक्षण को बढ़ाना है या आरक्षण के पार्टी का क्या स्टैंड है, सीधे सीधे क्यों नहीं? मतलब ये ढुलमुल रवैया क्यों है? मंच से कुछ कहा जाता है, अमित शाह कुछ कहते हैं, घोषणा पत्र में वो बात सीधे सीधे आती नहीं है। देखिए, जहां तक जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो वो उत्पन्न हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो धार्मिक उन्माद, दूसरा हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए आरक्षण ना दिया जाए, मतलब आरक्षण विरोध। ऐसा जो दूसरे उनके सरसंघचालक थे गुरु गोलवलकर साहब ने, उन्होंने बंच ऑफ थॉट एक किताब है, इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है और खुल के विरोध किया है कि हम जातिगत आरक्षण के विरोध में हैं। अब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो बनी है जनसंघ से बनी है। जनसंघ उत्पत्ति हुई थी गोलवलकर जी के नेतृत्व में।
तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी गोलवलकर जी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि उनके थॉट्स बहुत कलेक्टिव हैं और बहुत लिखा है उन्होंने, तो वो इस रवीन जी मुद्दे से तो हट ही रवीन नहीं जी सकती है। रवीन जी, इसके पीछे भाजपा का जो स्टैंड है वो बार बार ये कहते हैं, अ, आरक्षण नहीं करेंगे, आरक्षण इस तरह खुल के तो नहीं कर सकते। 52% लोगों का सवाल है, बहुत बड़ी संख्या है वो तो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी मोदी जी का एक 2013 के एक इंटरव्यू देख रहे थे। उनका उस समय का भी कहना था कि अगर हमारी शिक्षा सब तक पहुंच जाए, सब शिक्षित हो जाए, लोगों को नौकरियां सबको मिल जाए, तो आरक्षण पे बात ही क्यों होनी चाहिए थी, आरक्षण तो बात खत्म हो जाती है। तो वो तो कह रहे हैं कि समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को हम एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, ताकि कहीं कोई भेदभाव ना रहे। इसका प्राविधान हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन जो बात मोदी जी 13 में कह रहे हैं, जिसका उद्धरण आप कर रहे हैं, वो तो आप स्वयं में स्पष्ट है कि वो जो आरक्षण दिया गया संविधान प्रदत्त, उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में हमारे 335 अनुच्छेद में इसका प्रोविजन है। तो मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं थी, वो तो नेचुरल प्रोसेस में है वो तो। और अगर मोदी जी ऐसा कह रहे हैं तो खुद भी विरोध कर रहे हैं उसका। रही बात जब शिक्षा की, तो शिक्षा की स्थितियां जो हैं, जो जिसको हमारे वहाँ अगड़ा वर्ग कहते हैं, फिर एक पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति है। तो अगड़ा वर्ग तो शिक्षित है ही है, सबसे ज्यादा शिक्षा जो है वो अगड़े वर्ग में ही है। तो अब पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति को हम शिक्षित कैसे करेंगे, तो इसका धारा 16 धारा 17 संविधान में उल्लेख किया गया है। उस चीज को मोदी जी ने लागू क्यों नहीं किया? 10 वर्ष हो गए, या उससे पहले 12 वर्ष तक गुजरात में थे, जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अनुसूचित जाति और जनजाति की लोगों की, या पूरा नॉर्थ गुजरात इससे भरा पड़ा हुआ है। तो इसका उन्होंने क्या प्रयास किया, उनको बताना चाहिए। फिर इस पे जो कहते हैं, अब क्रम से देख लीजिए, मोहन भागवत जी पहले तो गुरुजी विरोध करते हैं, फिर मोहन भागवत जी विरोध करते हैं 2015 में 3 बार। एक बार तो बनारस में करते हैं चुनाव से पहले बिहार के, फिर हिमाचल प्रदेश में जाके करते हैं, फिर दिल्ली में जाके करते हैं, सफाई भी देते हैं। तब लक्ष्मण यादव जी शायद वहां प्रोफेसर रहे होंगे जब उन्होंने दिल्ली में विरोध किया था, तो उसकी सफाई भी देते हैं। उसके बाद मनमोहन वैद्य जी करते हैं, खुल के विरोध करते हैं कि वो कहते हैं कि आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये तो पूरी की पूरी जो इनका कुनबा है, इसका खुल के विरोध करता है। लेकिन जब चुनाव आता है तब ये आरक्षण समर्थक बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इनका दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, जैसे चुनाव आएगा आरक्षण समर्थक बन जाएंगे, मुस्लिम समर्थक बन जाएंगे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर इसका विरोध चालू कर देंगे। अब एक बात आपने कहा कि जो आरक्षण खत्म कर रहे हैं वो, तो मोदी जी ने 2013 में जो कहा था उसको लागू भी कर रहे हैं वो, क्योंकि आरक्षण खत्म करने के लिए इन्होंने संविधान के अनुच्छेद के साथ छेड़छाड़ तो किया नहीं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, आरक्षण 2 क्षेत्रों में था, एक नौकरी में, एक शिक्षा में। अब इन्होंने क्या कर दिया कि नौकरियों में पहले तो रेगुलर नौकरी की जगह संविदा कर्मी कर दिया। अब संविदा कर्मी भी हटा के इन लोगों ने आउटसोर्सिंग कर दिया, तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो गया, संविधान में संशोधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है फिर तो। ये काम तो पहले से कर ही चुके हैं वो तो इस काम को। अरुण यादव जी, आरक्षण पर भाजपा की बहुत क्लियर कट कोई पॉलिसी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स, जैसे कि अभी जो है अरविंद जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तब वो आरक्षण की बात करने लगते हैं और उसके बाद आरक्षण के विरोध में चले जाते हैं। 2015 में भी आपको याद होगा, अरविंद जी ने भी जिक्र भी किया, बाबा साहब ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बात कह दी कि आरक्षण नीति की आरक्षण की समीक्षा होगी, और उसका नतीजा सबको मालूम है, भाजपा वहां से बाहर हो गई सरकार से। उसमें नीतीश कुमार ही थे, भाजपा के साथ नहीं थे। लेकिन 2023 वहां पर तो देखिए, पता नहीं भागवत जी ने कुछ सोच के बोला, ये स्टेटमेंट दिया, उनको पता नहीं था कि इसका रिपरकशन क्या होगा और बीजेपी जो है बिहार से बाहर चली जाएगी। लेकिन देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है, 2023 मुझे लगता है सितंबर की बात होगी, तब उन्होंने नागपुर में फिर कहा कि आरक्षण जो है 2000 वर्षों तक हिंदू समाज में दलितों को या पिछड़ों को जो है उन्होंने झेला है। अगर आरक्षण लागू करके 200 वर्षों के लिए समाज को जो है अब कष्ट अगर उठाना पड़ता है, तो इसमें फर्क क्या है? अब देखिए, जब 9 महीने पहले अब वो फिर आरक्षण की बात करने लगे भागवत साहब,
तो वाकई में ये स्टैंड, उनको दिक्कत क्या है अगर वो आरक्षण लागू कर दें? आरक्षण तो लागू है, ये मतलब आरक्षण अगर बढ़ाना है, आरक्षण पे अपना स्टैंड क्लियर कर दें कि हम फेवर में है या नहीं है। अरुण जी, आपसे मेरा सवाल था, लक्ष्मण जी सॉरी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आरक्षण की बात जब आ रही है तो मैंने सर्च किया और बीजेपी के घोषणा पत्र, जिसे उन्होंने गारंटी शब्द दिया है, तो 2 जगह उसका जिक्र केवल आया। एक जगह जहां वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करते हैं और दूसरी जगह जहां वो महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करते हैं। बाकी जगह पर कहीं जिक्र आरक्षण का है ही नहीं। दूसरी बात, ठीक है, आरक्षण के कई और भी पर्यायवाची शब्द हैं, विशेष अवसर का सिद्धांत है या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत है। इस तरह की चीज भी कहीं और नहीं आई है, क्योंकि कई जगह लोग सीधे आरक्षण की बजाय कुछ और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। असल में यह एक सोच और मानसिकता की लड़ाई है। इस देश में कोई पॉलिटिकल लड़ाई जो दिख रही है वही असल में लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ उस विचारधारा के लोग खड़े हैं जो कमोबेश एक जैसे हैं, जो ये चाहते हैं कि जिसको जितना हक मिलना चाहिए, जिसका जितना हक बनता है, उसको उतना हक दिया जाए, उसको उतना हक मिल जाए। दूसरी तरफ एक दूसरी विचारधारा है जो हजारों साल से मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सब कुछ इकट्ठा रखना चाहती है, सत्ता, ताकत, हिस्सेदारी, अवसर, सब कुछ। ये लड़ाई उसी के खिलाफ है जो हजारों साल से चली आ रही है। और ये संयोग है कि आज हम लोग जब इस पर बात कर रहे हैं तो आज इस लड़ाई के सबसे बड़े नायक की जन्म जयंती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान जब किया, उससे पहले से ये चला आ रहा, सबसे पहले जाति जनगणना कराकर अपने दरबार में आरक्षण और उसके बाद फिर अपने राज्य में आरक्षण लागू कराने वाले राजा थे, वो आधुनिक काल के राजा थे, छत्रपति शाहू जी महाराज। उन्होंने जब ये देखा कि उनके राज्य दरबार में कुछ उच्च पद जो हैं 50 हैं, उनमें से 45 एक ही तबके के लोग हैं, और जब मध्यवर्गीय उनके दरबार के पद हैं जिसमें से 72 पदों में से 68 पद पे केवल एक तबके के लोग, एक तबका जो खुद को सबसे वर्चस्व में रखता है और रखता चला आया है। तो उन्होंने कहा कि अगर समाज में हिस्सेदारी सबकी है तो दरबार में क्यों नहीं है, राज्य चलाने में क्यों नहीं है। तब उन्होंने 26 जुलाई 1902 को ये रिजर्वेशन लागू किया कि 50% गैर ब्राह्मणों को आरक्षण। कोल्हापुर में एक छोटा सा दरबार, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया, उसके पहले से भी कई रूप में चला आ रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे संविधान में इस तरह से दर्ज किया कि भाई 15% आबादी अगर दलित समाज की है और वो देश चलाने में कहीं नहीं है, तो हजारों साल से उसके साथ जो जाति के नाम पर गैर बराबरी हुई है, अपमान हुआ है, अन्याय हुआ है, उसे बराबरी देने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान होगा। ठीक वैसे ही 7.5% आदिवासी समाज था, ओबीसी समाज की गिनती चूंकि 1931 के बाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने 340 अनुच्छेद में लिखा कि भाई आप कमीशन बना करके उसकी गिनती करेंगे। और उसके नाम पर जब कमीशन बना मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन ने 1980 में ये बात कह दी कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देना चाहिए, तब जाके उनको बराबरी का हक मिलेगा। और उस रिजर्वेशन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक होगा और जिसका पैमाना बनेगा कास्ट। आरएसएस और बीजेपी इतने संविधान के लागू होने के समय से ही इसे नहीं माना। जो संविधान ही नहीं मानते वो विशेष अवसर के सिद्धांत को क्या मानेंगे। इसलिए उनकी सोच और मानसिकता में अभी भी वर्चस्व बना रखा है। और संविधान और मंडल कमीशन से जो इस देश के हाशिए पर ढकेल दिए गए तबकों को न्याय और अधिकार मिलना शुरू हुआ, वो किसी भी वर्चस्वशाली सत्ता पर बैठे व्यक्ति को कबूल होता नहीं। तो वो प्रकारांतर से या परोक्ष रूप से उसके खिलाफ एक सोच रखते हैं। जी अच्छा रवीन जी, आप बताइएगा एक चीज कि जिस आरक्षण मैं कर रहा हूं जातिगत आधारित गणना की बिहार में, उसके पीछे का मोटिव क्या था कि संख्या निकल के आ जाएगी
और उसके आधार पे आरक्षण की डिमांड की जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये था। ये बाद में हालांकि राहुल ने जो है वो राहुल गांधी ने ये जुमला नहीं कहेंगे लेकिन ये स्लोगन उठा लिया और बोला। तो इस समय जबकि आरक्षण की मैनिफेस्टो में उनके कहीं कोई बात नहीं है, वो नीतीश जी भी खामोश है इस समय। उनको नहीं लग रहा कि उनको भी नुकसान हो सकता है कि आपके की आरक्षण की बात की इसी तरह से बिहार में सवाल हो सकता है। नीतीश जी पर आपने क्वेश्चन किया है, तो नीतीश जी तो लगातार घाटे पे ही हैं। 15 में उनके पास 105 सीटें थी, घट के 77 सीटें हुई, उसके बाद घट के 43 सीटें हो गई। तो लगातार घाटे में ही है। अब शायद घट के 15-20 रह जाए जब विधानसभा चुनाव होगा। वो तो घाटे में है। देखिए, मुख्य मुद्दा आरक्षण है और बाबा जी आप जारी रखें बात। तो देखिए, मुख्य मुद्दा जो आरक्षण का होता है वो सब जगह लागू होता है। पशु पक्षियों में भी लागू होता है, मनुष्य में भी लागू होता है। उसका कारण है कि एक सामाजिक न्याय की अवधारणा। हमारे परिवार में जो बच्चा सबसे कमजोर होता है तो पूरा परिवार मिलकर उसको सबसे ज्यादा मदद करता है। तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है ये भारतवर्ष में वैदिक काल से चली आ रही है। बीच में ऐसा कालखंड रहा जिसमें ज्यादतियां की गई हैं, तो उसका रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो अगर 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 ऐसा नहीं रहा होता तो वैदिक काल में भारत सबसे संपन्न देश था। मान लेते हैं 75% जीडीपी रही होगी पूरी दुनिया की। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज लिखता है कि दुनिया की 25% जीडीपी भारत की थी, लेकिन इसको जाति में बांध के और जातियों को, जिसको आज ओबीसी कहा जाता है, एससी एसटी कहा जाता है, उनको मुख्य धारा से किनारे कर दिया गया, केवल सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा के लिए समय समय पे अलग लोग खड़े होते रहे। आजादी से ठीक पहले जब कांग्रेस में ही थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तब कांग्रेस में रहते हुए सोशलिस्ट विचारधारा के थे, तो उन्हें क्लियर कहा कि सामाजिक न्याय के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, स्त्री समूहों को मिलकर न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष की स्थितियां ये थी कि जब तक चौधरी चरण सिंह साहब मुख्यमंत्री नहीं बन गए 1967 में, तो इन जातियों के पास, ये जातियां जानती ही नहीं थी कि हम जमीन के मालिक हो सकते हैं। ये हालत थी भारत की। और जब उनको जाके उस समय के पटवारी, आज के लेखपालों ने बताया कि आपको जमीन मिल गई है, तो उनको विश्वास नहीं होता था कि हमको जमीन मिल गई है। तो ये जो सामाजिक जो न्याय की अवधारणा थी, अगर उसकी वर्तमान स्थितियां देख लेंगे तो आरक्षण कितना अपरिहार्य है यह समझ में आ जाएगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये पेरिस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। तो वो बताता है कि भारत के 1% अमीर के पास में 40% से ज्यादा कुल संपत्ति है। और अगर आय की बात कर दें तो लगभग 23% संपत्ति है। तो इसमें सामाजिक न्याय तो हुआ नहीं। जब सामाजिक न्याय नहीं होगा तो आरक्षण की बात अपने आप नेचुरल रिसोर्स में, नेचुरल कोर्स में चली आएगी। फिर इसके पास यूएनडीपी करती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक रिपोर्ट जारी करती है भारत के लिए कि भारत के 10% अमीरों के पास में लगभग देश की 50% संपदा है। तो अगर इसी चीज को हम बढ़ाते रहे, जैसे नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं इस चीज को, तो अगर इसको बढ़ाते रहेंगे सामाजिक न्याय तो एकदम खत्म हो जाएगा। तो फिर तो वही हालत आएगी जब चौधरी साहब बने और जमीन दे दिया तो कहा, मतलब उनको विश्वास ही नहीं होता था, उस जमीन में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। तो अगर ऐसे ही सामाजिक न्याय घटता चला गया तो फिर से हम एक बार फिर से उसी कालखंड में पहुंच जाएंगे, सामंतवाद में, जिसमें से बड़ी मुश्किल से निकाल के बाबा साहब लेके आए हुए हैं। तो इसलिए ये आरक्षण बहुत जरूरी है और बीजेपी की चुप्पी जो है बहुत रहस्यमय है। जी धन्यवाद। राजेश चतुर्वेदी जी भोपाल से। चतुर्वेदी जी, आपके यहाँ तो अभी हाल में ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और वो एक विशेष सोच के साथ बनाए गए थे। उस समय खबरें ये भी आई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को काउंटर करने के लिए एक ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और उन्होंने मोहन चीफ मिनिस्टर जी जो है, उन्होंने ये कोशिश भी की, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछले 2-3 महीनों में 3-4 दौरे किए और मतलब ये
बताया, उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ओबीसीज की भारतीय जनता पार्टी में कितना ध्यान रखा जाता है। देखिए, हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा दिया गया। क्या उनको वहां पर अभी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा राजेश जी, कि आप तो आरक्षण आप तो कहते तो ओबीसी की जो है एक सामान्य कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और आपके मैनिफेस्टो में जो है अभी आरक्षण जैसे शब्द का कहीं जो उल्लेख नहीं है। नहीं, आशुतोष जी, ऐसा है कि बीजेपी का, अब बीजेपी की का क्या, जैसे कि अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी बताया कि आपने गौर किया होगा, शुरू यहीं से करते हैं कि जो मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र आज जारी हुआ है, उसका जो टाइटल है वो मोदी की गारंटी है भाई। यहाँ से मैंने और अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि रिजर्वेशन के, जो मुझे लगता है कि आरक्षण ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन दिखा नहीं कहीं कि रिजर्वेशन का कोई जिक्र किया हो बीजेपी ने, तो वो इसलिए नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण तो 50% मिल ही रहा है। बीजेपी के सामने दरअसल समस्या ये है कि उसका इस मामले में, रिजर्वेशन के मामले में आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि शुरू से ही बड़ा विरोधाभासी मामला रहा है इसका। मतलब एक जमाने में बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी चलाती थी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 89 में वीपी सिंह की जब सरकार बनी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गई, तो फिर वो आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली थी, वो मतलब परोक्ष रूप से किस लिए निकली थी, वो याद करिए आप। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट का ही तो रिपरकेशन था वो रथ यात्रा। अब आप जो है वो, जैसा आपने भी जिक्र किया कि 2015 में मोहन भागवत का जो बयान आया कि साहब रिजर्वेशन का रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाने लगा है, राजनीतिक रूप से आरक्षण नामक व्यवस्था का उपयोग किया जाने लगा है। लिहाजा नहीं, चतुर्वेदी जी, आपने अभी जो बात कही कि मंडल के बाद रथ यात्रा और मंडल कमंडल को लेकर राजनीति छिड़ गई थी, तो रथ यात्रा भी क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर नहीं निकाली गई थी? वो भी तो चुनाव को देखते हुए निकाली गई थी। नहीं, वो मंडल का वो था असर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का असर, वरना रथ यात्रा क्यों निकलती उस समय कालखंड में? मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ, वो मतलब वो जो एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है समझिए अगस्त 1990 में लागू कर दी गई, और सितंबर उसी साल सितंबर अगले महीने जो है आडवाणी जी रथ यात्रा शुरू कर दी सोमनाथ से। हाँ, तो वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो है थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी रहा है मामला एकदम। अब आप ये देखिए कि वही भागवत जी का अभी पिछले 2 साल भर पहले वो जो बयान आया कि आप 2000 साल हमने अपने बंधुओं के साथ बर्ताव किया, खराब बर्ताव किया, तो हमको जो है मतलब 200 साल आगे थोड़ा सा कष्ट झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बुनियादी सवाल पे आते हैं आपके कि अमित शाह ने जो कल अलवर में कहा है, वो इसलिए कहा है, उनको मालूम था कि मैनिफेस्टो में आरक्षण का कोई जिक्र होना नहीं है, तो इस बात को आज ही रख दो कि भाई हम आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, मोदी जी से बड़ा कोई सपोर्टर नहीं है, और हम केवल समर्थक ही नहीं है, कोई अगर इसको हटाएगा तो उसको हटाने भी नहीं देंगे आरक्षण, इस लेवल पे मामला है। क्यों ये ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? क्योंकि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में, आशुतोष जी, कास्ट सेंसस की बात की है, वादा किया है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, और ये जो 50% का जो कैप लगा हुआ है रिजर्वेशन पर, इसको हम खत्म करेंगे और इसको रिव्यू करके इसको आगे तक ले जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके बाद अच्छा, बीजेपी के संकल्प पत्र में तो आना नहीं था, ये अमित शाह को मालूम था, इसीलिए उन्होंने जो है अलवर में ये भाई दी इस तरह से कि भाई आरक्षण तो चल ही रहा है, मतलब 50% का आरक्षण मिल ही रहा है ना, और हम जो है गरीबों के लिए ये है, मगर कास्ट सेंसस पे बीजेपी चूंकि फंसी हुई है। आप बिहार का उदाहरण हमारे सामने है कि कास्ट सेंसस के मामले में नीतीश कुमार की मुखालफत करती थी बीजेपी। अब वो खैर नीतीश कुमार हर साल मतलब वहीं पहुंच जाते हैं,
उन्होंने तो करा लिए कास्ट सेंसस। तो अब आप वो याद करिए 2016 का उज्जैन में वो सामाजिक समरसता स्नान हुआ था एक कुंभ में, जिसमें अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे। वो वाल्मीकि धाम के जो महंत थे वो अभी राज्यसभा में पहुंच गए पिछले 15 दिन पहले। उमेश नाथ ठीक है, महाराज को ठीक है भारतीय चतुर्वेदी जनता पार्टी ने मैं राज्यसभा में मैं पहुंचा ये दिया है। तो मतलब ये मैं है एक बात कि गुड़ से परहेज करो और गुलगुले खाओ। गुलगुले खाना जरूरी है, मतलब अति पिछड़े की छोटी छोटी जाति की राजनीति पूरी होगी, लेकिन उसको मतलब इस तरह से किया जाएगा मैं कि मतलब नहीं भाई हम तो। चतुर्वेदी जी एक सेकंड, मैं अब लक्ष्मण यादव जी के पास फिर चलूंगा। लक्ष्मण जी, जी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो ओबीसी की बहुत बड़ी हितैषी है और उसके समर्थन में बात कहती है कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है हम ही ने दिया। ये 2018 की बात है, 2018 में वो कहते हैं, अदरवाइज उसके पहले तो एक जो है वो एडवाइजरी बॉडी टाइप की थी, उसके कोई जो है ना नेल थे ना टूथ थे, तो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के कुछ उसको एम्पावर किया और ज्यादा। क्या आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ऐसा बीजेपी को क्यों करना पड़ा? वो क्या परिस्थितियां थी? देखिए, दो चीज है। एक तो कई बार राष्ट्रपति भी उन परिस्थितियों में बनाना पड़ता है ताकि कोई ये न पूछ दे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने हैं। भारत का संविधान राजनीतिक रूप से किसी को कहाँ रोकता है। ये अलग बात है कि आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अब तक 3 टिकट ऐसे घोषित कर दिए हैं जिसपे सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी दिया, और ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। ये राजनीतिक हिस्सेदारी तो ऐसे होती है, लेकिन राष्ट्रपति बनाना हो तो बहुत आसान है कि आप होंगे पहले महिला आदिवासी राष्ट्रपति, लेकिन आप मणिपुर पर नहीं बोलेंगे तब भी आपसे कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर हैं। तो कई बार न्याय ऐसे भी किया जाता है। अब उस सवाल पर आते जो आपने पूछा है, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, अपनी 10 साल की उपलब्धियों में जहां यह गारंटी पत्र उस जगह पर बुरी तरह से धोखा देता है और झूठ बोलता है कि 2014 की गारंटी 2019 में कहां पूरी की। पेज नंबर 5 पर लिखा है कि स्पेशल टास्क फोर्स बना करके काला धन ले आएंगे, 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी के। अब 2014 के मैनिफेस्टो में एक बार कम से कम 10 साल की उपलब्धियों वाले कॉलम में पेज नंबर पहले पर ही लिख देते कि इतना रुपया काला धन हमने पिछले 10 साल में देश में ले आए। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चलते वो इलेक्टोरल बॉन्ड में पकड़ा गया। वो कहते पेज नंबर 8 पर वो कह रहे थे कि 100 रुपए की कीमत बढ़ाएंगे। पेज नंबर 15 पर कह रहे थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पेज 15, 16, 17, 18, 19, 20 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव, 2 करोड़ रोजगार भाषण में बोला था। ये सारी चीजें 10 साल की उपलब्धियों में कहीं नहीं है। ये झूठ का या दिलासा दिलाने का एक नया दस्तावेज है जिसका नाम गारंटी पत्र रखा गया है। दुकान कोयले की और सामने जौहरी का नाम लिखा हुआ है। ये एक घोषणा पत्र है जिसमें कुछ भी गारंटी नहीं है, लेकिन नाम गारंटी पत्र है। उसकी उपलब्धियों में एक कॉलम बनाया गया है कि हमने ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए क्या किया, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब उस एनसीबीसी संवैधानिक दर्जे की हकीकत का एक सैंपल टेस्ट ले लीजिए। सैंपल टेस्ट उत्तर प्रदेश से आएगा। एनसीबीसी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई 69,000 शिक्षक भर्ती में 2021 तक आते आते यह कह दिया कि इसमें घोटाला हो गया। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन इस वैकेंसी में देना था और एनसीबीसी कमीशन लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है देश को, सरकार को, केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि ओबीसी को रिजर्वेशन केवल 4.81% मिला। यानी जिस वैकेंसी में 27% ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए उसमें मिला 4.81। इसलिए तत्काल इस वैकेंसी को रद्द किया जाए या उतना अनुपात में अतिरिक्त ओबीसी के बच्चों को नियुक्ति दी जाए ताकि ये गड़बड़ ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार बहुत दिनों तक कहती रही कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। बाद में जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा हाँ घोटाला हुआ है, हम 6800 लोगों की एक अलग सूची जारी कर रहे हैं जिसमें दलित और पिछड़े लोगों को नियुक्ति दे देंगे। 22 का चुनाव आया,
22 को चुनाव वो जीत गए। आज तक वो 6800 के अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र मांगने के लिए 600 दिन से ज्यादा आंदोलन किए, पुलिस की लाठियां सहे, जेल मुकदमे सहे, क्या नहीं सहा, और एनसीबीसी आज तक उन 6800 बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। तो एनसीबीसी की यही हकीकत है, जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आज तक उसके मेंबर पूरे नहीं है। कोई एक कार्रवाई ऐसी आप नहीं बताएंगे जिसमें एनसीबीसी ने कहा हो देश के प्रधानमंत्री ऐसे ओबीसी हैं जो चुनाव के वक्त ओबीसी हो जाते हैं, और जब जाति जनगणना की बात आती है गरीब और अमीर हो जाते हैं। ये एक हकीकत है इस देश की। तो जैसे उन्होंने उस हक को नहीं दिया, वैसे ही इस तरह का कोई न्याय और अधिकार, सामाजिक न्याय विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, ये इनका दस्तावेज भी बता रहा है। जी, मैं एक चीज और जोड़ूंगा डॉक्टर लक्ष्मण कि अगस्त 2018 में ओबीसी कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया, और ठीक 9 महीने बाद 2019 में लोकसभा चुनाव थे, बात भी ध्यान रखने वाली है। एनीवे, तो आज के डिस्कशन में अगर हम समराइज करें तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जब चुनाव आते हैं तो उनको रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको वो छोड़ नहीं सकते, और उसको उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, और तमाम कर देते हैं। और चुनाव निकल जाने के बाद फिर ऐसे बहुत से इंसिडेंट हमारे अभी गेस्ट ने जो है बताए, जो जिससे पता लगता है कि रिजर्वेशन से उनका बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल डॉक्टर लक्ष्मण यादव, समाजवादी पार्टी से नितिन जी, और भोपाल से हमारे साथी राजेश चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना